हेलो एस्पिरेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 12 है। इससे पहले हम 11 पार्ट्स तक 250 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप उन वीडियोस को देखें ताकि इस क्लास में आने वाले बहुत सारे इडियम्स हो सकते हैं प्रीवियस ईयर जो पहले वीडियोस आ चुके हैं उनसे रिलेटेड हो तो उन सबको साथ में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप एक नोटबुक और एक पेन साथ में लेकर रखेंगे ताकि क्लास में जो भी एडिशनल वर्ड आप पढ़ें उनको आप समझ पाएँ। ये आपको हेल्प करता है कि आप क्लास में अटेंटिव रहेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट नाउ। आज का पहला क्वेश्चन दैट इज 251 है हमारा टू कीप अप। ठीक है, टू कीप अप का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है टू कीप इन टच। ठीक है ना, किसी के संपर्क में रहना। जैसे किसी को कहता है ना कि यार कॉलेज छूटने के बाद ना जस्ट कीप इन टच। ठीक है ना, संपर्क में रहना, मेरे कांटेक्ट में रहना। ठीक हो गया, पहला मीनिंग तो ये हो गया कि टू कीप अप का मतलब है टू कीप इन टच, यानी किसी के कांटेक्ट में रहना, किसी के संपर्क में रहना। ठीक, दूसरा मीनिंग इसका क्या होता है? दूसरा मीनिंग इसका होता है कि कैरी ऑन करना भी होता है कीप अप का मतलब। ठीक है ना, जैसे आप किसी को बोलते हो ना, जैसे क्रिकेट वगैरह में देखा होगा आपने, उसको बोलते हैं कि हे ब्रो जस्ट कीप इट अप। क्या करो, उसको कंटिन्यू रखो, कैरी ऑन करो। ठीक है, उस कैरी ऑन करने के लिए एक और इडियम होता है दैट इज कीप द बॉल रोलिंग। क्या बोलते हैं उसे? कीप द बॉल रोलिंग। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है कीप अप करना, यानी कंटिन्यू करना किसी चीज़ को। यहाँ पर हमने ये समझा कि कीप अप के दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब है टू कीप इन टच, यानी कि किसी के कांटेक्ट में होना, किसी के संपर्क में रहना। ठीक है, दूसरी चीज़ हो सकती है कि कंटिन्यू करना किसी चीज़ को ना। ठीक है, उसके लिए एक और इडियम है दैट इज कीप द बॉल रोलिंग। अब यहाँ पे बॉल की बात आएगी कि तो बॉल से एक और इडियम बनता है दैट इज द बॉल इज इन योर कोर्ट। अगर कहीं आपको ये इडियम दिखता है दैट इज द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब होता है नाउ इट्स योर टर्न टू डिसाइड। ठीक है, कि आपकी बारी है अब डिसाइड करने की आप क्या करना चाहते हैं, उसको बोलेंगे। जैसे कोई डिसीजन आपने ले लिया और सामने वाले को आपने डिसीजन देना है तो आप बोलेंगे कि चल ठीक है मैंने डिसाइड तो कर लिया लेकिन अब आप बताओ क्या करना है। तो आप उसको ये बोल सकते हो कि द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप डिसाइड करो क्या करना है। ठीक है, समझ आया? ठीक, 252 252 हेड्स विल रोल। क्या है? हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल का बोलते हैं ट्रांसफर विल टेक प्लेस। ठीक है ना, ट्रांसफर विल टेक प्लेस यानी ट्रांसफर्स होंगे। ठीक है ना, यानी बदलाव होंगे किसी चीज़ में, बेसिकली जॉब के लिए आते हैं। ठीक है, ठीक, तो जो हैट्स विल रोल है उसको बोलेंगे कि ट्रांसफ़र विल टेक प्लेस, यानी ट्रांसफ़र होंगे आप सबके। और दूसरा इसको ये भी बोलते हैं कि पीपल विल बी डिसमिस्ड और फोर्स्ड टू रिजाइन। यानी इसका मतलब ये है हेड्स विल रोल के, इसको अगर अच्छे से समझे कि ट्रांसफ़र लोग ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें यह है कि लोगों को उनकी जॉब से निकाला जाएगा या ठीक है फोर्सफुली निकालना, उसको बोलते हैं हेड्स विल रोल। जैसे आपने कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे देखा होगा कि कोरोना जब पैंडेमिक आया था उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी। ठीक है ना, या उनसे छुड़वाई गई थी। ठीक है, उनसे कहा गया था कि आप अपनी जॉब छोड़ दो, आपकी जॉब को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो हम बोल सकते हैं कि कोरोना के टाइम पे एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक हेड्स वर रोल्ड। ठीक है ना, समझ आया? नेक्स्ट अगला है 253। 253 को हम लोग बोलते हैं मेक्स नो बोन्स अबाउट। क्या बोला उसने? मेक्स नो बोन्स अबाउट। इसका मतलब है डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन एनीथिंग। किसी भी काम को करने में कोई हेजिटेशन नहीं होना, कोई हिचकिचाहट नहीं होना, किसी भी प्रकार का डर नहीं होना। ठीक है, उसको बोलते हैं मेक्स नो बोन्स अबाउट। ठीक है, और ध्यान से ये समझो कि किसी भी काम को करने का मतलब है किसी भी काम को करने का। जैसे कुछ व्यक्ति होता है ना, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कोई हो जिसको किसी भी बात से कोई डर ही नहीं लगता। ठीक है, चाहे टीचर से बात करनी हो चाहे प्रिंसिपल से बात करनी हो, वो बात कर लेता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? ही मेक्स नो बोन्स अबाउट, किसी भी बात की परवाह नहीं करता, चाहे कितनी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन हो, ऑकवर्ड सिचुएशन हो, वो झेल लेगा।
वो मैनेज कर लेगा, उसको बोलेंगे ही मेक्स नो बोन्स अबाउट। ठीक हो गया, पक्का? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज 254। 254 को बोलते हैं हम लोग टेक आफ्टर। ठीक है, टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना। अब रिजेंबल करने का मतलब क्या होता है? रिजेंबल करने का मतलब होता है किसी की तरह दिखना। ठीक है, किसी की तरह दिखना। इसके लिए एक और इडियम है जो आपको मैं बता देता हूँ, दैट इज चिप ऑफ। ठीक है, द ओल्ड ब्लॉक। क्या बोला मैंने? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि किसी की तरह दिखना। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि यार शी, जैसे मैं बोलता हूँ शी टेक्स आफ्टर हर मदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी ममा की तरह दिखती हैं, अपनी मॉम की तरह दिखती हैं, मदर की तरह दिखती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वो अपने पापा की तरह दिखता है। तो टेक आफ्टर करने का मतलब किसी की तरह दिखना, किसी की तरह आपकी शक्ल होना, किसी की तरह आपकी सूरत होना, शक्ल होना, जो भी समझो। ठीक है, अब यहाँ पे टेक आफ्टर लिखा ही हुआ है अगर, ठीक है समझो, अगर यहाँ पे लुक आफ्टर होता, यहाँ पे टेक की जगह लुक होता, देखने वाला लुक ना, तो उसको क्या बोलते हैं? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, समझ रहे हो? ये फ्रेज है, इडियम्स फ्रेजेस हम पढ़ते हैं ना, तो ये फ्रेज है। टेक आफ्टर का मतलब हमने समझ लिया रिजेंबल करना। इसकी तरह एक और इडियम है दैट इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। दूसरा, अगर यहाँ पे लुक आफ्टर होता तो लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता। याद रहेगा, पक्का? ठीक है। नेक्स्ट 255। 255 में हमारा टू स्टार ऑफ, क्या बोलते हैं इसे? टू स्टार ऑफ। इसका मतलब होता पोस्टपोन करना। ठीक है, पोस्टपोन करना। और बेसिकली आप किसको पोस्टपोन कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ पर कोई बुरी चीज़ है जो होने वाली है, उसको पोस्टपोन करना। ठीक है, समझ गए ना? टू स्टार ऑफ का मतलब होता है कोई भी बुरी घटना को घटने से पोस्टपोन करना। ठीक है, और टेम्परेरी बेसिस पे बेसिकली। देखो जो बुरा होना है, मतलब लाइफ में जो चीज़ें होनी वो तो होती हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं कि यार शायद थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, तो टू स्टार ऑफ का मतलब है पोस्टपोन करना बेसिकली किसी बुरी चीज़ को, वो भी टेम्परेरी बेसिस पे। समझ गए? टू स्टार ऑफ। नेक्स्ट है 256। 256 हमारा दैट इज टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब है टू रेपरीमेंट। रेपरीमेंट क्या समझते हो? पहले भी बात कर चुके हैं। रेपरीमेंट का मतलब होता है किसी को डांटना, टू स्पीक एंग्रीली टू समवन। ठीक है, टू स्पीक एंग्रीली टू समवन यानी किसी को डांट के बात करना किसी से। उस यही उस इडियम का मीनिंग है। क्या इडियम है हमारा? टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, यानी किसी को डांटना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना यार सुना देता है यार वो, तो वो सुनाना ही क्या है? वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना? नेक्स्ट 257 दैट इज रेस्ट ऑन लॉरेल्स। रेस्ट ऑन लॉरेल्स का मतलब होता है टू बी कॉम्प्लेसेंट। बहुत अच्छा वर्ड है, पता है आपको? कॉम्प्लेसेंट, आप इसको याद करना। ये जो कॉम्प्लेसेंट है बहुत अच्छा वर्ड है। पहले मैं इस कॉम्प्लेसेंट का मतलब भी बता देता हूँ, और यही इस इडियम का मीनिंग है। कॉम्प्लेसेंट मतलब का मतलब वो होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने पास्ट के सक्सेस से सेटिस्फाइड है, यानी उसने जो भी अचीव किया है उससे इतना संतुष्ट है कि वह आगे मेहनत ही नहीं करना चाहता, उसको कॉम्प्लेसेंट बोलेंगे। समझ गए क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पास्ट की सक्सेस से बहुत ज़्यादा खुश है और अब फ्यूचर में मेहनत करना ही नहीं चाहता है, उसको बोलेंगे वो कॉम्प्लेसेंट हो गया है। ठीक है, यानी अपने कंफर्ट जोन में चले गए ना, तो उसी को क्या बोलेंगे? उसी के लिए इडियम है दैट इज रेस्ट ऑन लॉरेल्स, यानी कॉम्प्लेसेंट हो जाना, ज़्यादा ट्राई न करना आप चीज़ों को अचीव करने के लिए। ठीक है, समझ गए ना? ठीक। नेक्स्ट अगला है 258। 258 क्या है हमारा? 258 हमारा पे थ्रू नोज। क्या है? पे थ्रू नोज। पे थ्रू नोज का मतलब क्या है? पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइसेस, बहुत ज़्यादा प्राइस देना किसी के लिए। जैसे आईफोन खरीदना, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज खरीदना हर किसी की बस की बात नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? पे थ्रू नोज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसे उसके लिए खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, एक्सट्रीमली हाई प्राइस है ना उनके, तो पे थ्रू नोज के जैसा ही एक इडियम होता है,
आप नोट डाउन करेंगे, दैट इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। क्या बोला मैंने? कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी अगर इसी चीज़ की कीमत आपके एक हाथ और एक पैर को बेचने पर भी नहीं आएगी, यानी वो बहुत महंगी है, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोला उसने? उसने बोला पे थ्रू नोज, यानी किसी चीज़ की एक्सट्रीमली हाई प्राइस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस है, मूल्य बहुत ज़्यादा है उसका। 258 समझ आया? पक्का। नेक्स्ट अगला है 259, ठीक है। 259 को उसने बोला ड्रॉ ऑन फैंसी। ड्रॉ ऑन फैंसी का मतलब है यूज़ इमेजिनेशन। इसको ध्यान से समझो, बहुत अच्छे से आप इसको समझोगे तो यूज़ इमेजिनेशन उसने लिखा है अपनी इमेजिनेशन को या अपनी नॉलेज को यूज़ करना ताकि आप कुछ काम कर सकें। आप इसको कैसे समझोगे? इसको ऐसा समझो कि जैसे आपने सोचो कि किसी को इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हुए देखा है, आपने किसी को साइकिल का काम करते हुए देखा है, ठीक है, ये आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। और आप सोचो कि किसी साइकिल ट्रिप में गए आप अपने दोस्तों के साथ, उसका टायर पंक्चर हो गया या गियर्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो आपने क्या कर लिया? ड्रॉ ऑन फैंसी कर लिया, कि या तो आपने अपनी इमेजिनेशन यूज़ की या तो आपने अपनी नॉलेज यूज़ की अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। समझ आ गया ना? आई होप कि समझ आ गया होगा। बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा 260। 260 टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग। ऑनेस्ट लिविंग अब सेंटेंस से समझ जाओगे। उसको बोला है मेक एन लेजिटिमेट लिविंग। लेजिटिमेट क्या होता है? लीगल, लीगल तरीके से जीना, ठीक है। और वैसे भी समझो ना कि ऑनेस्ट लिविंग किसी को बोलेंगे, यानी कोई व्यक्ति ऑनेस्ट तरीके से रह रहा है, यानी वो जो पैसे कमाता है ऑनेस्ट तरीके से कमाता है, ठीक है। इसको बोलेंगे टू मेक एन लेजिटिमेट लिविंग, या मतलब अपने कठिन परिश्रम करके वो पैसे कमाता है, ठीक है। जैसे हिंदी में आप इसको समझोगे, हम कहते हैं ना कि मेरी खून पसीने की कमाई है, कहता है ना पेरेंट्स कई बार, तो वो यही बात है कि उन्होंने ना बहुत लीगल तरीके से, बहुत ऑनेस्ट तरीके से, बहुत मेहनत से ये पैसे कमाए हैं, ठीक है ना। समझ गए? टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग का मतलब था मेक एन लेजिटिमेट लिविंग, यानी ईमानदारी से कमाए हुए पैसे या ईमानदारी से जीवन यापन करना, ठीक है। अगला 261, दैट इज गिव द गेम अवे। इजी है। गिव द गेम अवे का मतलब है गिव आउट द सीक्रेट, सीक्रेट बता देना किसी को। इसी के जैसा एक दूसरा इडियम है, दैट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। सुना है ना आपने, पढ़ा भी है हमने पहले। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग इज इक्वल टू हो जाएगा यही सेम इडियम गिव द गेम अवे। दोनों के मतलब क्या हो जाएंगे? गिव आउट द सीक्रेट, किसी को सीक्रेट बता देना, ठीक, सही हो गया। नेक्स्ट 262, चीक बाइल जाउल। क्या बोलते हैं इसको? चीक बाइल जाउल, इसका मतलब तो बहुत क्लोज, ठीक है, बहुत क्लोज होना किसी के। जैसे आप बोलते हो ना कि यार ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या किसी से सुना होगा आपने ये मेरा लंगोटिया यार है। लंगोटिया यार का मतलब बहुत क्लोज है आपके, ठीक है। जैसे चीक बाई जाउल है ना, जो हमारी चीक है और जो हमारा जाउल है, ठीक है, यानी हमारी जो गाल है और जो जबड़ा है वो बहुत दूर है क्या? नहीं ना, बहुत नज़दीक है, उसी को बोलेंगे वेरी नियर, ठीक है। समझ आ गया? अगला नेक्स्ट, अगला है गिव इन। अब गिव इन करने का मतलब है यील्ड करना। यील्ड करना क्या होता है? यील्ड करने का मतलब होता है प्रोड्यूस करना या प्रोवाइड करना किसे, ठीक है, किसी चीज़ को उत्पन्न करना या किसी तक पहुंचाना, उसको बोलेंगे गिव इन कर देना। समझ गए? गिव इन करने का मतलब होता है यील्ड करना, यील्ड करने का मतलब होता है प्रोड्यूस करना या प्रोवाइड करना, ठीक हो गया। इसी की जैसा देखो, जैसे यहाँ पे गिव इन लिखा हुआ है ना, आपने इडियम एक फ्रेज सुना भी होगा कि गिव अप करना। आपने ये भी लिखा, कोट लिखा हुआ देखा होगा, नेवर गिव अप या डोंट गिव अप। इसका मतलब है गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज़ को, हार मान लेना, ठीक है। और यहाँ पे जो गिव इन लिखा है उसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोवाइड करना या प्रोड्यूस करना या यील्ड करना, एक ही बात है। समझ गए? पक्का? ओके। नेक्स्ट अगला है 264, दैट इज रन रायट।
क्या बोलते हैं? रन राइट। रन राइट का मतलब होता है एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट। एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट का मतलब होता है बिना सोचे समझे या बिना ऑब्स्टिकल के एक्ट करना, उसको बोलेंगे रन राइट करना, यानी बिना सोचे समझे काम करना कोई भी। पता है इसके लिए बहुत अच्छा ईडियम है, रन राइट के जैसा ही ईडियम है जिसको बोलते हैं हेल्टर स्केल्टर। क्या बोलते हैं? हेल्टर स्केल्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना अफरा तफरी, भगदड़ मच जाना, अफरा तफरी मच जाना, उसको बोलेंगे रन राइट। ठीक है, या उसको कियोस भी बोल सकते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, जिसको हम द वर्ड ऑफ द डे में डिस्कस कर चुके हैं, वो है स्टैम्पीड। क्या बोलते हैं उसे? स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मतलब होता है अचानक से जब बहुत ज़्यादा लोग या एनिमल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागते हैं तो उसको स्टैम्पीड बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 264। डन। नेक्स्ट 265। 265 हमारा दैट इज गो थ्रू फायर एंड वाटर। हम गो थ्रू फायर एंड वाटर का क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि कुछ भी कर लेना, किसी कोई भी रिस्क ले लेना। ठीक है, जैसे आपने बोला कि क्या कि इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जाम आई विल गो थ्रू फायर एंड वाटर, कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, यानी हर पॉसिबल सिचुएशन को या हर पॉसिबल जो मेरा एफर्ट है उसको लगाने के लिए तैयार हो। तो आप क्या करने के लिए तैयार हो? गो थ्रू फायर एंड वाटर करने के लिए तैयार हो। इसी के जैसे दूसरे इडियम्स जो हम समझेंगे, गो थ्रू फायर एंड वाटर इज इक्वल टू होता है, यानी इसके जैसा दूसरा इडियम है दैट इज टू मूव हेवन एंड अर्थ। अगला इडियम है टू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। क्या बोला मैंने? गो थ्रू फायर एंड वाटर के जैसे दो इडियम्स और बता रहा हूँ मैं आपको। पहला है टू मूव हेवन एंड अर्थ, दूसरा टू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। इन सब का क्या मतलब है? किसी भी रिस्क को झेलने के लिए तैयार होना। ठीक हो गया। अगला 266 दैट इज टॉकिंग थ्रू हेड। ये इजी है, इसको बोलते हैं नॉनसेंस बात करना, मतलब बेमतलब की बातें करना। जैसे किसी को बोलते हैं ना कि किसी टीचर को भी आप बोल देते हो कि सर आपका पढ़ाया हुआ, टीचर से तो क्या ही बोलोगे, पर अपने दोस्तों से बोल दो यार उन सर का पढ़ाया हुआ ना सर के ऊपर से जाता है। ठीक है, सर के ऊपर से जाते हैं या समझ नहीं आता बेसिकली, तो टॉकिंग थ्रू हेड उसको बोलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, और अगर कोई मतलब टॉकिंग थ्रू हेड बेमतलब की बातें करना, या इसी के जैसा दूसरा इडियम क्या हो सकता है दैट कैन बी बीटिंग अराउंड द बुश। सुना है आपने, पढ़ा भी हमने पहले। क्या बोलते हैं? बीटिंग अराउंड द बुश या बीटिंग अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है बेमतलब की बातें करना। ठीक है, इररिलेवेंट बात करना। ठीक है, और अगर आपको बोलना है कि एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करना तो उसके लिए इडियम क्या होगा? इन अ नटशेल या कटिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। क्या बोला मैंने? इन अ नटशेल या कटिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो ये हो जाएंगे इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट अगला है पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब टॉलरेट करना होता है, इंड्योर करना होता है, किसी चीज़ को सहन करना, उसको बोलते हैं पुट अप विद करना। ठीक है, टॉलरेट करना, इंड्योर करना, बियर करना, यानी सहना किसी चीज़ को। ठीक है, अच्छा अगला है 268 दैट इज इन हाई स्पिरिट्स। ठीक है, इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है फुल ऑफ होप एंड एंथुसियाज्म। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति ना जिसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उत्साह है, तो वो क्या है? इन हाई स्पिरिट है। जैसे किसी स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए यूज़ हो सकता है कि दैट स्पोर्ट्स प्लेयर इज़ इन हाई स्पिरिट्स, कि वो बहुत एंथुजियास्टिक है, बहुत उम्मीद है उसमें, बहुत उत्साह देखने को मिलता है, एक एनर्जी बोलते हैं जैसे पॉजिटिव एनर्जी वैसी है। तो इन हाई स्पिरिट्स के जैसा एक दूसरा इडियम है दैट इज फुल ऑफ बीन्स। क्या बोलते हैं उसे? फुल ऑफ बीन्स। ठीक है, यानी इन हाई स्पिरिट्स इज इक्वल टू फुल ऑफ बीन्स, दोनों का मतलब सेम है। बहुत इंथुसियाज्म होना किसी में, बहुत ज़्यादा, इसको बोलेंगे बहुत ज़्यादा लाइवली होना, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना, उसको बोलेंगे इन हाई स्पिरिट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट 269 वाला शेक इन शूज। शेक इन शूज का मतलब ट्रेम्बल विथ फियर। ठीक है, बहुत रिलेटेबल है आप सबके साथ, जैसे आपने देखा होगा कि शायद आपके साथ होता हो
नहीं होता हो तो अपने साथ वाले दोस्तों के साथ देखा होगा कि अगर कभी टीचर कुछ पूछते थे तो कुछ बच्चे ना कांपने लगते थे कि समझ नहीं आ रहा, नर्वस होना, एंजाइटी फील करना कि क्या बोलेंगे, क्या आंसर देंगे, तो वो शेक इन शूज़ करते थे, कांपते थे बहुत। तो उसको बोलेंगे डरना किसी चीज़ को लेके ना, उसको बोलेंगे शेक इन शूज़। ठीक है ना, कि बहुत ज़्यादा नर्वस होना या डरना। और बेसिकली ये ना आपको दिखता भी है। ठीक है ना, आपने देखा होगा ना कि कोई अगर डर रहा होता है तो आपको समझ आ जाता है कि अच्छा उसको देख के लगता है कि हाँ यार ये डर रहा है। तो फैसला वाली सिचुएशन जो होगी दैट इज शेक इन शूज है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा दैट इज 270। इसको बोलेंगे क्लोज शेव, इसको बोलेंगे नैरो शेव, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ना नैरो स्केप, किसी प्रॉब्लम या डेंजरस सिचुएशन से बहुत नैरो मार्जिन से बचना, बिल्कुल कम मार्जिन से बचना। ठीक है, उसको बोलेंगे क्लोज शेव। ठीक है, जिसको हिंदी में आप समझोगे बाल बाल बचना कहते हैं ना, जैसे जैसे आपको कहते हो कि यार थोड़ा सा बच गया यार बस, वरना ये ट्रेजेडी हो जाती, ये इंसिडेंट हो जाता, ये एक्सीडेंट हो जाता। तो क्लोज शेव हो, बाल बाल बचे आप। ठीक है, एक्सीडेंट होने ही वाला था लेकिन आप बच गए, ऐसा उसको बोलेंगे क्लोज शेव। ठीक है, अच्छा अगला 271 है टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, किसी चीज़ को ना आप सॉल्ट कितना, देखो सॉल्ट कैसा होता है, बहुत माइन्यूट से उसके ग्रेन्स होते हैं, उस उसके हिसाब से ले रहे हो। यानी आप क्या कर रहे हो बेसिकली, टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट। ठीक है ना, किसी को बहुत मतलब डाउट के साथ सुन रहे हो आप। समझ गए ना कि जैसे अगर कोई आपको कुछ बातें बता रहा है तो आप डाउट के साथ सुन रहे हो कि यार सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, उसकी हर एक बात पर आप ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर टेकिंग दैट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ठीक है ना, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत कॉन्शियस होके, बहुत ध्यान दे के उसकी बातें सुन रहे हो, ताकि आपको क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलत है वहाँ पर। ठीक है, कुछ सच नहीं है शायद वो जो बता रहे हैं, या कुछ गलत है जो वो बता रहे हैं, तो इसलिए आप उनको बहुत ध्यान से सुन रहे हो, उसको बोलेंगे टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अगला 272 पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन इसको इसलिए लिया गया क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हॉब्स एंड चॉइस इसको बोलते हैं। हॉब्स एंड चॉइस का मतलब होता है नो रियल चॉइस एट ऑल, एक्चुअल में कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है, हॉब्स एंड चॉइस इसको बोलेंगे। मतलब देखो, जैसे आप देखो ना कि जैसे एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या सीडीएसई के एग्ज़ाम होते हैं मान लो, तो उसमें अलग अलग पोस्ट होती है, आईएमए, एयरफोर्स, नेवी। माना कि जैसे आपकी एयरफोर्स की एज निकल गई एयरफोर्स के फॉर्म भरने की, तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप आईएमए का भरोगे या दूसरे नेवी का भरोगे। यानी वो ऑप्शन चॉइस है, आप चाह कर भी आईएमए का फॉर्म नहीं भर सकते अगर आपकी एज उसमें निकल गई है। तो आप कैसी चॉइस है आपकी, ऑप्शन चॉइस है कि अगर आप सीडीएसई देना ही चाहते हो तो आप क्या सॉरी एयरफोर्स की अगर एज निकल गई तो आप किसका दो, आईएमए या नेवी के फॉर्म के हिसाब से अपना फॉर्म भर दो। तो आपकी ऑप्शन चॉइस है, मतलब एक्चुअल में कोई चॉइस है ही नहीं, आपको एक ही चॉइस करनी पड़ेगी अब। ठीक है, 272 इसको बोलेंगे। अगला अगला है 273। 273 को बोलते हैं टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू अपोलोजाइज, कि किसी को ना क्षमा मांगना। ठीक है, अपोलोजाइज करना किसी के सामने, अपनी गलती स्वीकार करना, उसको बोलेंगे टू ईट अ हम्बल पाई। ठीक, नेक्स्ट 274 है टू गिव द डेविल हिज ड्यू। टू गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब है टू गिव एनकरेजमेंट इवन टू द एनिमी। ठीक है, इवन टू द एनिमी यानी जो आपका दुश्मन है या जिसको आप अच्छा नहीं मानते हो उसको भी इंकरेजमेंट देना, उसको बोलेंगे टू गिव द डेविल हिज ड्यू। ठीक है ना, देखो ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति बुरा, मतलब कोई व्यक्ति के काम बुरे हो, जैसे आपने सुना है ना कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो वैसे ही है, हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत व्यवहार किया हो। ठीक है,
या आपका रिलेशन गलत रहा हो, तो लेकिन अगर वो कोई अच्छा काम करता है और आप बस जाके उसकी तारीफ करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर गिविंग द डेविल हिज ड्यू। ठीक है ना? आप जो डेविल है यानी जो एनिमी है आपका, उसको भी आप प्रोत्साहन दे रहे हो किसी अच्छे काम के लिए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे टू गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब कि अपने एनिमी को भी इनकरेजमेंट देना, उसको भी उत्साहवर्धन करना। ठीक हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन दैट इज 275 एन ओपन बुक। पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन आते हैं एग्जाम में इसलिए इसको रिवाइज कर रहे हैं। एन ओपन बुक का मतलब है वन दैट होल्ड्स नो सीक्रेट, जिसकी कोई सीक्रेट है ही नहीं। ठीक है, जैसे कोई बोलता है ना मैं तो ओपन बुक हूँ, मेरे बारे में तो सबको ही पता है कि क्या है। तो ओपन बुक होने का मतलब कि कोई सीक्रेट ना होना, यानी अगर कोई चीज़ या कोई व्यक्ति ओपन बुक है यानी बहुत इजी है उसको समझ पाना। ठीक है, इसको बोलेंगे ओपन बुक होना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, चलिए, आज इतने ही क्वेश्चन आज हमने किए। 275 क्वेश्चंस टोटल हमारे अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, और आज हम 25 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।